नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा उम्र वाले स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक में नहीं मिलेगी प्राथमिकता। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल टाई ब्रेकर के 2 नियमों को हटा दिया है। अब तक अगर छात्रों के नीट में अंक समान होते थे तो अंतिम फैसला उम्मीदवार की उम्र को देखकर किया जाता था। अब यह नियम हटा दिया गया है। इसी प्रकार एप्लीकेशन नंबर के आधार पर भी अब टाई रिसॉल्विंग के नियम को भी हटा दिया गया है। वर्ष 2023 के टाई ब्रेकिंग नियमों के अनुसार सबसे पहले बायोलॉजी के अंक देखे जाएंगे। जिस छात्र के बायोलॉजी में अंक अच्छे होंगे उसे बेहतर रैंक दी जाएगी। बायोलॉजी में भी अंक समान होने पर केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाएगा। केमिस्ट्री में मार्क्स एक जैसे होने पर फिजिकल्स के अंकों से रैंक का फैसला होगा। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा, इस परीक्षा की तारीख बदली, जाने नया टाइम टेबल। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मंगलवार यानी कि 14 मार्च 2023 से शुरू हो रही है। हालांकि 24 मार्च को होने वाली परीक्षा की तारीख में बदलाव हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक की परीक्षा 25 मार्च को कर दी है। वहीं इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। राज्य में 24 मार्च को सरहुल का जुलूस निकाला जाएगा। इस कारण जैक ने परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। आप सबको बता दूं कि इस साल झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 1400 केंद्रों पर होगी। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। वहीं इस साल करीब 8 लाख परीक्षार्थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इसके तहत मैट्रिक की परीक्षा में करीब 4.5 लाख और इंटर की परीक्षा में करीब 3.5 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। जैक ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन अप्रैल माह में शुरू होगा, जबकि 15 जून 2023 तक रिजल्ट जारी होने की भी संभावना है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में झारखंड के 6.5 लाख से अधिक किशोरियों को मिल रहा है लाभ। 9 लाख का है टारगेट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के बेटियों के चेहरे पर मुस्कान लाने के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार 19 साल पूरे होने तक छात्राओं को कुल 40,000 रुपए देगी। सरकार ने राज्य की 9 लाख छात्राओं को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आर्थिक लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 6,51,000 से अधिक किशोरियों को इस योजना से जोड़ा गया है। देश की पहली महिला शिक्षिका, महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के नाम से शुरू हुई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ राज्य की किशोरियों को दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके उद्देश्य राज्य से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को खत्म करते हुए महिला सशक्तिकरण और शिक्षा को बढ़ावा देना है। झारखंड के कई जिलों में होगी ओलावृष्टि, मौसम केंद्र ने जारी की चेतावनी। झारखंड के कई जिलों में आज ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर तक होगी। इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात की भी संभावना है। मौसम केंद्र रांची की ओर से यह चेतावनी शुक्रवार को जारी की गई है। मौसम केंद्र ने कहा कि 11 मार्च को उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा कि 12 मार्च को राज्य के दक्षिणी हिस्से यानी कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में आंशिक बादल छाए रहेंगे। शेष भागों में आसमान साफ रहेगा। 13 और 14 मार्च को भी राज्य में आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने प्रभात खबर को बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा के बीच पछुआ हवाएं चल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा 11.1 मिलीमीटर वर्षा पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में हुई। इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान भी पश्चिमी सिंहभूम में ही दर्ज किया गया। चाईबासा का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री अधिक है। वहीं सिमडेगा का न्यूनतम तापमान सबसे कम 16.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रांची का अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री, जमशेदपुर का 34.6 डिग्री, डाल्टनगंज का 34.6 डिग्री और बोकारो का 33.1 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया है।
ट्विटर महाअभियान #6040 नाय चल तो झारखंड यूथ ने लिखा, इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा ट्विटर धुआं धुआं हो जाएगा। झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के युवाओं ने ट्विटर पर अपना विरोध शुरू कर दिया। इसके लिए ट्विटर अभियान चलाया गया। इसे 6040 नाय चल तो यानी कि 6040 नहीं चलेगा अभियान नाम दिया गया है। अब तक 2.21 लाख से अधिक लोगों ने इस हैशटैग से ट्वीट किया है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने भी इस अभियान का समर्थन किया है। झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने इनके समर्थन में शुक्रवार को ट्वीट किया। झारखंड के युवाओं ने इस अभियान की शुरुआत की है, जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है या राज्य में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की नई नीति से 40% बाहरी लोगों को नौकरी मिल जाएगी और राज्य के युवा अपने यहाँ रोजगार से वंचित रह जाएंगे। ट्विटर पर कई लोगों ने बेहद मजेदार मीम्स भी शेयर किए हैं। झारखंड यूथ ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के एक डायलॉग को बदल कर लिखा गया है, जिसमें कहा गया है, इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा ट्विटर धुआं धुआं हो जाएगा। नौकरी के बदले जमीन घोटाला, रांची में चार्टर्ड फर्म एसके नायक एंड कंपनी में ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में झारखंड की राजधानी रांची में भी छापेमारी की। राजधानी रांची के कांटा टोली स्थित मंगल टावर के पीछे एक और टावर है, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दफ्तर में ईडी की टीम ने छापेमारी की। बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया था। बताया जा रहा है कि सीए अंजय कुमार की कंपनी एसके नायक एंड कंपनी में छापेमारी की गई, जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के किसी बड़े नेता के सीए बताए जा रहे हैं। ईडी की टीम ने झारखंड की राजधानी रांची के अलावा बिहार के शहरों एवं कई अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। छापेमारी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की 3 बेटियों और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के परिसर में की गई। पटना के फुलवारी शरीफ के अलावा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, रांची और मुंबई में भी लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी यादव, चंदा यादव और हेमा यादव और राजद के पूर्व विधायक अब्बू दोजना से जुड़े परिसरों में छापे मारे गए। मामला लालू प्रसाद के वर्ष 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में भूखंड प्राप्त होने या इसे बेचने के बदले में लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी दिए जाने से जुड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मामले में आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद, उनकी पत्नी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया है। ईडी से बोले डीएसपी बरहरवा, पंकज मिश्रा से केवल मानवता के नाते मिला, आज तक एक घर नहीं बना पाया तो संपत्ति क्या बनाऊंगा। बरहरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान कर रहे ईडी ने गत 6 मार्च को तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा से लंबी पूछताछ की थी। प्रमोद कुमार मिश्रा ने ईडी के सामने यह स्वीकार किया था कि पंकज मिश्रा के न्यायिक हिरासत में रहते हुए उन्होंने रिम्स में उनसे मुलाकात की थी। हालांकि उनका दावा है कि पंकज मिश्रा से मिलने के पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था, मानवता के नाते मुलाकात की थी। डीएसपी का कहना है कि पंकज मिश्रा से संबंध होने का यह मतलब नहीं कि उन्होंने अवैध खनन से संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने दावा किया कि आज तक तो अपना घर नहीं बनवा पाए तो संपत्ति क्या बनाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ईडी ने उनसे लंबी पूछताछ की, लेकिन उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। उन्होंने भी पूरी संलिप्तता के साथ प्रश्नों के उत्तर दिए। अब जो है ईडी ने इन्हें संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कहा है। होली की छुट्टी व व्यस्त के चलते अब तक उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। 1-2 दिनों के भीतर वे ईडी को ब्यौरा दे देंगे। राज्य में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में हाल के दिनों में कुछ घटनाओं के बाद राज्य सरकार वहां पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के निदान को लेकर गंभीर हुई है। अब जो है इन विद्यालयों के अलावा झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा का नियमित ऑडिट होगा। राज्य कार्यकारिणी ने इन विद्यालयों में उपायुक्त के सहयोग से 4 महिलाओं की टीम भेजने को कहा है। यह टीम विद्यालय में छात्रों की समस्या जानेगी तथा उनके निदान के लिए आवश्यक उपाय करेगी। विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लैंडलाइन फोन रखे जाएंगे ताकि छात्राएं अपनी किसी समस्या की जानकारी अपने अभिभावक या पदाधिकारियों को दे सके। राज्य कार्यकारिणी समिति ने राज्य स्तर पर एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रत्येक विद्यालय में एक शिकायत पेटी रखी जाएगी, जिसमें छात्राएं अपनी समस्या लिखित रूप से डाल सकेंगे। वहीं 15 दिनों के अंदर शिकायत पेटी को जिले के प्रभारी प्रखंड के पदाधिकारी खोलकर समस्या का निदान कराएंगे। आप सबको बता दूं कि राज्य में 203 प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा 57 विद्यालयों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय संचालित है। बता दें कि बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। गिरिडीह में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस की टीम पर हमला, थाना प्रभारी समेत कई जवान हुए घायल।
गिरिडीह के बिरनी में गुरुवार रात 8:30 बजे अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी को लेकर बवाल मच गया। ग्रामीणों और पुलिस में झड़प हो गई। दोनों पक्षों से कई लोगों को चोट भी लगी। हिंसक झड़प के इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध अंग्रेजी शराब का कारोबार करने वाला जनता जरीडी के एक व्यक्ति के यहां छापेमारी करने के लिए रात में पुलिस पहुंची और 2 पेटी विदेशी शराब जब्त की। आरोपित छोटन राम को गिरफ्तार कर थाना ले जा रही थी, तभी घर की महिलाएं पुलिस से उलझ गई। पुलिस वहां से किसी तरह छोटन और शराब को थाना ले गई। पत्नी ने पति की हत्या कर घर में ही जलाया। पुलिस को रोकने के लिए दरवाजा में लगाया करंट। घर में तंत्र मंत्र का सामान मिला। झारखंड के जमशेदपुर में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर में ही जला दिया। शव जलने की बदबू आसपास फैली तो लोग उसके घर पहुंचे। महिला ने उन्हें रोक दिया। बाद में पुलिस पहुंची तो उसने दरवाजे पर करंट लगा दिया। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो पति का अधजला शव मिला। मौके पर तंत्र मंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान भी मिला। फिलहाल पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। आप सबको बता दो कि पुलिस जब मौके पर पहुंची तो महिला ने खुद को घर में कैद कर लिया। पुलिस को घर के अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे पर करंट लगा दिया। वह लाठी लेकर छत पर चढ़ गई। पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो अमरनाथ का शव पेट के बल पर पड़ा था। शरीर का आधा हिस्सा जला था। वहां रखी वॉशिंग मशीन भी जल गई थी। इधर पड़ोसी बताते हैं कि मीरा सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपने पति पर ही शक करती थी। वह कहती थी कि अमरनाथ उसका घर हड़पना चाहता था। पति पत्नी में विवाद चल रहा था। मीरा की हरकतों की वजह से उसके साथ रहने वाले देवर और देवरानी भी घर छोड़कर चले गए थे। अमरनाथ कई दिनों से बाहर नहीं निकल रहे थे। आप सबको बता दूं कि मीरा सिंह मूल रूप से बिहार के आरा के रहने वाली है। उसके 2 बच्चे हैं। दोनों बेंगलुरु में रहते हैं। स्टार प्लस के शो चाशनी में दिखेगी रांची की बेटी। अपने हर सपने को पूरा कर रही है सृष्टि। मुंबई में एक स्टार के रूप में बना रही है पहचान। रांची की बेटी मुंबई में एक सितारे के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रही है। स्टार प्लस के नए शो चाशनी में उन्हें मुख्य भूमिका में देखा जा सकता है। रांची की बेटी सृष्टि सिंह ने अपना सपना पूरा कर दिखाया है। मुंबई में अभिनय के क्षेत्र का रास्ता कितना कठिन है, हम सबने कई कलाकारों से इसके संघर्ष की कहानियां सुनी है, लेकिन एक एक कदम बढ़ाते हुए सृष्टि आज उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पहुंच पाना आसान नहीं। आकाशवाणी रांची के सीनियर अनाउंसर संजय सिंह अपनी बेटी की सफलता से गदगद है। उन्होंने वह सब कुछ हासिल करने के लिए खुले आसमान में उड़ने का उन्हें मौका दिया। यही वजह रही कि आज सृष्टि अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रही है। सृष्टि ने न सिर्फ अभिनय के क्षेत्र में बल्कि पढ़ाई में भी सब कुछ हासिल किया। बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्कूल कोलकाता से MBA की डिग्री उन्होंने हासिल की है। रांची के लोको पायलट मजे में करनी है 11 घंटे ड्यूटी पर 6 किलोमीटर ही ट्रेन चलाकर ले रहे हैं 16 घंटे का रेस्ट। एक रेल और एक नियम। धनबाद, चक्रधरपुर, आद्रा और खड़गपुर रेल डिवीजन में लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर 200 किलोमीटर तक ट्रेन चलाते हैं और उसके बाद 16 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं। लेकिन रांची रेल डिवीजन के लोको पायलट मजे में हैं। वे केवल 6 किलोमीटर यानी कि रांची से हटिया तक ट्रेन चलाकर कहते हैं कि ड्यूटी पूरी हो गई। उसके बाद 16 घंटे का रेस्ट ले रहे हैं। सबको बता दें कि यह मनमानी खत्म करने के लिए ट्रेन ऑपरेशन विभाग ने ट्रेन ड्राइवरों को ड्यूटी के घंटे बढ़ाने के लिए कहा तो लोको पायलट एसोसिएशन ने विरोध कर दिया और DRM ऑफिस के बाहर 15 दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया। जब इस विरोध प्रदर्शन से भी रेल प्रशासन अपने फैसले को नहीं बदला तो लोको पायलट ने अपने घर से महिलाओं को DRM ऑफिस में विरोध करने के लिए भेजा। सिमडेगा में मजिस्ट्रेट पर जानलेवा हमला, मुखिया समेत अन्य पर लगा आरोप। सिमडेगा जिला अंतर्गत मुफस्सिल थाना के कोचेडेगा गांव में ग्रामीणों ने कार्यपालक दंडाधिकारी पंकज कुमार भगत पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। दंडाधिकारी ने लाठी, डंडा, तलवार और चाकू से हमला करने का आरोप मुखिया शिशिर टोप्पो समेत अन्य पर लगाया। वहीं मुखिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए दंडाधिकारी के खुद से गिरकर चोट लगने की बात कही। इधर घायल दंडाधिकारी श्री भगत का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया। आप सबको बता दो कि घटना के संबंध में बताया गया कोचेडेगा मुखिया शिशिर टोप्पो ने राशन की कालाबाजारी करने के मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा था। इसी मामले को लेकर मुखिया ने प्रशासन को सूचना दिया। सूचना पर दंडाधिकारी पंकज कुमार भगत, CO प्रताप मींज, मुफस्सिल थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रवि प्रकाश सशस्त्र बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। छानबीन के दौरान अधिकारी और मुखिया के बीच बहस हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीण उग्र हो गए। ग्रामीणों ने दंडाधिकारी पंकज कुमार भगत पर जानलेवा हमला कर दिया। इधर घटना की सूचना के बाद काफी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ग्रामीण भाग गए। बोकारो के नवाडी में वज्रपात से मां की हुई मौत, बाल बाल बची बेटी। ग्रामीणों ने की मुआवजे की मांग।
बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी थाना क्षेत्र के पोटसो पंचायत अंतर्गत कुसमाटाड़ गांव से कपड़ा खरीदकर घर लौट रही 32 वर्षीय गीता देवी की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि उसकी 8 वर्षीय बेटी सोनी कुमारी बाल बाल बच गई। घटना की सूचना मिलते ही मृतका के पिता वासुदेव तूरी, मां बसंती देवी और भाई अजय तूरी समेत मुखिया उमेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस को जानकारी दी। इधर घटना की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं मुखिया उमेश महतो, पंचायत समिति सदस्य पति दशरथ पांडे, संतोष तूरी, रामलाल तूरी, टेकलाल तूरी, चुनीलाल महतो, लाल मोहन महतो, राजू महतो, नीलकंठ महतो, झरीलाल महतो पहुंचकर नवाडी सीओ अशोक कुमार सिन्हा को घटना की पूरी जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा राशि देने की मांग की। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।